गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, सेमीकंडक्टर टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आपसे कहा था आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, पूरा अपन मॉड्यूल से पढ़ेंगे। इसमें केवल आप ध्यान से केवल काम की चीज़ समझें, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको मॉड्यूल से रेफर करनी है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको समझाऊंगा मैं, क्या क्या चीज़ हमें किस तरह से इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे अपन हर चीज़ को यहाँ पे टच करें, फिर भी आप मान चलिए कि अपन को मॉड्यूल से ही इसको रेफर करना है। ठीक है, तो चलो पता स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम ईएमडब्ल्यू के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, मैक्सवेल इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो, जैसे आप पहले पढ़ चुके हो एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल। किसे पढ़ा था अपने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा था अपने बच्चों, यहाँ से इस तरह से ये एसीएल देखा था, कोई वर्चुअल पाथ है, इसमें से कुछ करंट पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कुछ करंट्स अगर पास हो रही हैं, तो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंट है डीएल। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं बताओ? इस एसीएल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं अपन, एसीएल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बीएल वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा आई यहाँ पे क्या है? करंट, सम ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ये I1, I2, I3 ये इस तरह से करंट है, तो उसको लिख लेते हैं म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, ये I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि I3 यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह अपन पहले पढ़ चुके हैं। किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, तो इस तरह अपन फाइंड करेंगे। मिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? अंदर से जो करंट पास हो रही है। ठीक है, किसी वायर के थ्रू अंदर से जो करंट जो पास हो रही है, ठीक है, टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स फ्रॉम दिस क्लोज लूप, इस क्लोज लूप के अंदर से जो करंट्स पास हो रही है उसका टोटल वैल्यू में जो कंडक्शन करंट है। ठीक है, ये सभी क्या है बेटा? कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट का मतलब किसी वायर के थ्रू या कोई चार्ज के थ्रू यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है ड्यू टू मूविंग चार्ज, मींस करंट ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज की वजह से यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है उसे बोलते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है, ये एसीएल है। तो जो एसीएल में पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू मूविंग चार्ज, मींस ड्यू टू कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बताया था एसीएल ने। बट बच्चों यहाँ पे आगे मैक्सवेल साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे जो कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में हम जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर वहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वहां पे अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, जैसे मान लो कैपेसिटर है, आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो हम उस टाइम पे अगर दोनों प्लेट्स के बीच में किसी मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो हम देखेंगे उसमें डिफ्लेक्शन आपको ऑब्टेन होगा। इसका मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस वहाँ पे जो क्रॉसिंग फ्लक्स के मैग्नेटिक लाइंस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस मतलब कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का रीजन क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सोचेंगे यार एसीएल के अकॉर्डिंग तो किसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, प्लेट्स के बीच में जो कोई करंट तो है ही नहीं, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ? तो चलो वो डेवलप क्यों हो रहा है? ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहते हैं ड्यू टू वेरिएबल फ्लोइंग फ्लक्स, क्रॉसिंग फ्लक्स। ठीक है, तो उसी को अगर अपन यहाँ पे सोचें कि अंदर कोई करंट तो ही नहीं, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी के लिए हमने एक अंदर एक सूडो करंट कंसिडर की। मींस दोनों प्लेट्स के बीच में एक सूडो करंट है, वर्चुअल करंट, करंट है नहीं एक्चुअल में, सूडो करंट मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है उसी को अपन करंट की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कि अंदर वर्चुअल करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मेन रीजन तो क्या है? क्रॉसिंग फ्लक्स। ठीक है, वेरिएबल क्रॉसिंग फ्लक्स या कहते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको अगर अपन इफेक्टिव करंट के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक है, तो उस एक हमें सूडो करंट अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी, एक वर्चुअल करंट कंसिडर करनी पड़ेगी बिटवीन बोथ प्लेट्स। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और वो चीज समझाई थी इससे आगे बच्चों मैक्सवेल साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग देखें, मैक्सवेल साइंटिस्ट जो था बच्चों मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल मॉडिफाइड एसीएल, मैक्सवेल मॉडिफाइड एसीएल अगर अपन देखें, मैक्सवेल मॉडिफाइड एसीएल मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया एसीएल को। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया बच्चों? इसके वजह से यहाँ पे अंदर अपन देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी।
IC प्लस ID, ठीक है। यहाँ पे IC तो ये वही कंडक्शन करंट को शो कर रहा है, पूरा टोटल क्या बेटा है IC को शो कर रहा है कंडक्शन करंट, ये नेट वैल्यू है कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे म्यू नॉट IC प्लस ID, IC तो यहाँ पे क्या है कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट, ठीक है। एंड ID क्या है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट मीन्स ये एक वर्चुअल करंट है, ये वर्चुअल करंट, एक्चुअल में कोई करंट फ्लो हो नहीं रही, ठीक है, एक वर्चुअल करंट है। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपन करंट के थ्रू एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक वर्चुअल करंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रेजेंस केवल कहाँ होती है बच्चों, जो जहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस रीजन में, जिस जैसे अपन देख रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटिव प्लेट्स के बीच में, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। मतलब जैसे कि आप देखिए ये कैपेसिटर है, समझना, यहाँ बच्चों ये कोई कैपेसिटर प्लेट है, ये कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, और यहाँ पे ये अदर कैपेसिटर प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, ये अपन ने प्लेट शो कर दी कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। अब समझना यहाँ पे देखो, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मेन चीजों के न्यूमेरिकल पर्पस है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी तो दे ही रखी, काफी सारी थ्योरी हमारी ज्यादा काम की नहीं है, मेन चीज हमें समझना क्या न्यूमेरिकल अप्रोच या कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं क्या है। देखिए इधर यहाँ बच्चों ये V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे इसमें ये अपन ने कोई बैटरी अप्लाई कर दी है V0 वोल्ट, मान लो ये V0 वोल्ट की बैटरी आपने अप्लाई कर रखी है, ठीक है। जैसे अपन की को प्रेस करेंगे, की प्रेस करते ही यहाँ बेटा इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बेटा V है, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे V और यहाँ V0 लिख रहा हूँ मैं, मतलब जैसे अपन ये V0 तो क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट जैसे अपन की को प्रेस करेंगे, की प्रेस करते ही कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे यहाँ पे जो प्लेट्स है, जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मान लो रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है, कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो धीरे धीरे कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही है, चार्जिंग चल रही है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज की भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसके अंदर देखो ये पॉजिटिव एंड है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर देखें, इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, देखो ये प्लेट तो कैसी है बेटा पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, एंड ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। इसकी जो रेडियस है बच्चों, प्लेट की रेडियस को अगर अपन कैपिटल आर बोले, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है, यह जो प्लेट की रेडियस है, दिस रेडियस इज कैपिटल आर रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या बच्चों, इस तरह से ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अब बेटा देखो जैसे की प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसमें करंट फ्लो की आई, इसे हम बोलते हैं IC, ठीक है, आई करंट फ्लो की, इस करंट आई को हम IC बोल रहे हैं, कंडक्शन करंट मींस किसी वायर में करंट है, सिंपल करंट के लो या IC को, एक ही बात है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये जो IC है, यहाँ पे हम जो करंट शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इसी को अपन करंट की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। ये एरो जो है, जैसे ये एरो शो करे ना करंट को, ये टोटल करंट के एरो को शो करे IC को, मींस IC करंट इस तरह फ्लो रही है, इस डायरेक्शन में वर्चुअल करंट है, जो कि कहां से कहां तक, देखिए IC जो करंट है वो तो सिंपल एक वायर में, इतने थिन वायर में फ्लो हो रही है, जो थिकनेस दिख रही है, थिकनेस इतने से वायर में, बट अंदर जो वर्चुअल करंट है पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, कंप्लीट सिलेंड्रिकल पोर्शन, जैसे मान लो कोई सॉलिड सिलेंडर होता है ना, कंडक्शन सिलेंडर, एक कोई कंडक्टिंग सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास हो रही है, वैसे हमें ट्रीट करना है कि यहाँ पे एक वर्चुअल करंट है IC ID, जिसके अंदर से टोटली करंट फ्लो हो रही है। अब तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल करंट होती है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, देखिए अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ बच्चों इसमें देखो सब जगह अंदर भी होगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इस छोटे रीजन में, ठीक है, यहाँ आउटसाइड मतलब बड़े रीजन के अंदर होगा, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है ये इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ हो सकती है, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है, सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ बच्चों इस जगह अपन ने शो कर रखा है जैसे B1 वेक्टर, ठीक है, ये इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है, B1 वेक्टर है सर्कल्स की फॉर्म में, यहाँ पे इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है B2, मींस इस तरह से मैग्नेटिक लाइन से बच्चों सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन अपन ने शो कर रखी है B1 एंड B2 वेक्टर, ठीक है। एंड जो रेडियस है देखिए, ये जो यहाँ से तक की डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, पॉइंट एक, तो ये पॉइंट एक, ये पॉइंट है कोई P पॉइंट मान लो, एक ये पॉइंट है Q, ठीक है, ये P पॉइंट एंड ये Q पॉइंट, P पॉइंट एंड Q पॉइंट, P पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो तो बेटा R1 एंड Q पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है ये अपन ने शो कर दी R2 क्या है, Q पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस एंड R1 क्या है, P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके अंदर से जो वर्चुअल करंट फ्लो रही है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे अंदर, देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है यहाँ पे P एंड Q पे क्या फाइंड करना है आपको, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ B फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ID की वैल्यू, अंदर जो वर्चुअल करंट है, यहाँ पे अंदर जो वर्चुअल करंट अपन शो कर रहे हैं, वर्चुअल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, IC इक्वल होती है, हमेशा IC इक्वल होती है, ठीक है। और अगर बच्चों IC वेरिएबल है, मतलब कैपेसिटर की क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है कंटिन्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है dQ अपॉन dt के, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल होती है, ठीक है। और इसी को हम लिखते हैं, क्यों हम जानते हैं बेटा Q बराबर क्या होता है, CV, Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पे C तो कॉमन आउटसाइड जाएगा, dV अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग हो रही है तो कैपेसिटेंस तो फिक्स है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे C dV अपॉन dt, ठीक है। और इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू ये भी आती है एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt, d फाई अपॉन dt या फाई e कह सकते हैं, ये e क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई e अपॉन dt, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ बच्चों इसके अंदर इसको अगर अपन डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो यहाँ मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो यहाँ हो जाएगा इस तरह से, दस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर को आप क्या लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID को हमने रिप्लेस कर दिया, ये एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt, ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आउटसाइड में तो ओनली क्या है, IC प्रेजेंट है, इन साइड में ओनली क्या है, ID प्रेजेंट है, वर्चुअल ID, ठीक है। तो यहां से आप देखिए IC जहां पे देख रहे हैं, IC इज ओनली आउटसाइड दी प्लेट्स, ठीक है। IC क्या बेटा, ओनली आउटसाइड ऑफ प्लेट्स के आउटसाइड में, ठीक है। एंड ID क्या बेटा, ओनली इनसाइड ऑफ प्लेट्स, ठीक है, ओनली इनसाइड, ओनली है क्या, ओनली बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, ओनली बिटवीन प्लेट्स। तो ID यहाँ पे क्या है, ओनली बिटवीन प्लेट्स, मतलब एक वर्चुअल करंट, रियल करंट नहीं, वर्चुअल करंट है, जहां से पूरा यूं माने यहाँ से पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू वर्चुअली फ्लो हो रही है, मतलब जैसे ये एरो दिख रहा है ना, एरो, इसी एरो के थ्रू यहाँ पे ID करंट फ्लो हो रही है। अब बेटा हमें मेन पर्पस क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अंदर, ठीक है। बाहर तो क्या है, IC जीरो है, IC तो जीरो है बाहर, ओनली का मतलब यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है ना IC प्लस ID, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे या तो IC का यूज होगा या ID का, दोनों का एक साथ यूज होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ओनली IC का यूज करेंगे, अंदर फाइंड करना है तो ओनली ID का यूज करेंगे, ठीक है। आई बस में मतलब अंदर या तो IC आएगा या ID आएगा, दोनों में से एक ही वैल्यू आएगी, और जो कि दोनों की वैल्यू बराबर ही है, दोनों वैल्यू इक्वल है, IC इज इक्वल टू ID, ठीक है। तो हम सिंपल ओनली IC या सिंपल ओनली ID लिख के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है और एक टाइम पे एक ही वैल्यू यूज होगी, मतलब अंदर की बात करें तो ओनली ID यूज होगा, IC जीरो होगा, बाहर देखें तो ओनली IC होगा, ID जीरो होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखें इसके अंदर, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं जनरली, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है बेटा, या तो आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बैटरी शो कर रखी है, मींस यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये क्या है बेटा, बैटरी, यहाँ पे देख रहे हैं बैटरी कनेक्टेड है। क्वेश्चन में कई बार यहाँ पे AC सोर्स भी गिवन होता है, AC सोर्स, क्योंकि हमें वेरिएबल करंट फ्लो करानी है तो AC सोर्स भी पॉसिबल है, और बैटरी में जैसे की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो करंट होगी वो भी वेरिएबल होगी, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जब तक समझे यारों में, जब तक यहाँ पे इसके अंदर करंट चेंज हो रही है तब तक ही अंदर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का रीजन क्या है, करंट, ठीक है। करंट अगर फ्लो हो रही है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, और अगर करंट नॉन जीरो है मतलब IC और ये ID, ठीक है, IC अगर जीरो है या कहते हैं ID अगर जीरो है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसमें, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी अपन देखें क्वेश्चन की, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको बैटरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो इस केस में IC इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बैटरी इज कनेक्टेड, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे, ठीक है, यूज इक्वेशन 1,
यूज इक्वेशन 1 फॉर आईडी। ठीक है, इक्वेशन 1 फॉर आईडी, इसको मैंने, ठीक है, ये इक्वेशन, चलो इसको इक्वेशन 1 इसको बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 के दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं मैं, इक्वेशन 2, यूज इक्वेशन 2 फॉर आईडी। ठीक है, इक्वेशन 2 का यूज करना आईडी के लिए। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर अगर एसी सोर्स कनेक्टेड है, व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड, अगर क्वेश्चन में आपको एसी सोर्स कनेक्टेड गिवन है, ठीक है, एसी सोर्स कनेक्टेड गिवन है कैपेसिटर के साथ, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमसे पूछ ले कि आरएमएस वैल्यू ऑफ आईडी क्या होगी। आरएमएस को हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट में एक तो आरएमएस वैल्यू होती है, एक पीक वैल्यू होती है, दो होती है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू हम कैसे फाइंड कर लेंगे, आई डी इज इक्वल टू आई सी, मतलब जो सर्किट में करंट फ्लो रही उसी की बात करें, आई सी, आई डी इज इक्वल टू आई सी, और आई सी इज इक्वल टू निकाल लेंगे वी आर एम एस अपॉन जेड से, क्योंकि पहले अपन अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं। और अगर आपसे पूछे पीक वैल्यू में सर्किट में जो करंट फ्लो रही है वही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, वही करंट कंडक्शन करंट होगी, और ये क्या कर देंगे वी नॉट अपॉन जेड के इक्वल। ठीक है, ये कर लेंगे। अब बच्चों अब हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1, नाउ वी कैन यूज इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 यूज करनी है। ठीक है, नाउ यूज इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 यूज करेंगे। ठीक है, नाउ यूज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ यूज इक्वेशन 1 फॉर, या कहते हैं टू ऑब्टेन बी वेक्टर एट पी और क्यू। पी और क्यू पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे हम क्या इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। ठीक है, साथ सोचिए इक्वेशन 1 में क्या आएगा बच्चों, अंदर ओनली आईडी का यूज होगा। आई तो क्या होगी, जीरो, मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आईडी, क्योंकि अंदर आईसी जीरो होती है, ओनली आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो कर लेंगे, मतलब क्या जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जीरो प्लस आईडी। ठीक है, क्योंकि इनसाइड बिटवीन प्लेट्स आईसी इज एब्सेंट। ठीक है, आईसी यहाँ पे एब्सेंट है बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे देखें बिटवीन प्लेट्स आईसी इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, आईसी नॉट प्रेजेंट, तो इसलिए आईसी को हमने जीरो पुट कर दिया है। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों R1 इज ग्रेटर देन R, R1 इज ग्रेटर देन R की बात करें, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक तो R1, यहाँ पे जो P वाले पॉइंट पे R1 लेस देन R2। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो अपन ने R1 R2 शो कर रखे हैं, इसके अंदर देखिए R1 R2, अगर हम बात करें R1 जो हमने यहाँ पे लेस देन R लिया, चलो देख लें, R1 इज लेस देन R की बात करें, R1 इज लेस देन कैपिटल R, मतलब हम अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, R1 इज लेस देन कैपिटल R पे अंदर, मींस R1 इज लेस देन कैपिटल R है, रेडियस के रेस्पेक्ट में स्मॉल है, तो यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे इसको जो सॉल्व करते हैं तो B1, ठीक है, तो B तो आउटसाइड में जाएगा, DL का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 2πr, DL का इंटीग्रेशन आएगा 2πr1। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने बनेगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, कहते हैं म्यू नॉट इंटू आई डी। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई का यूज करेंगे, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई डी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिजल्ट आएगा B1 अपॉन B1 इंटू 2πr1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई डी की वैल्यू, सिग्मा आई डी हो जाएगी आई डी इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि हम कहाँ फाइंड करें, अंदर, यहाँ पे फाइंड करें P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने, R1 स्मॉल रेडियस है, इसके अंदर से जो लाइंस जाएंगी टोटल करंट इसके अंदर से पास नहीं होगी, इस छोटे वाले सर्किल में से। टोटल आईडी तो ये तीन जो ब्लैक एरो दिख रहे हैं यहाँ से, ये टोटल करंट पास हो रही है, ये छोटा सर्किल है तो अंदर थोड़ी कम करंट जाएगी और वो इतनी होगी आईडी इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा B1 इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड करोगे तो आएगा म्यू नॉट आई डी R2 अपॉन 2πr स्क्वायर। ठीक है, एंड बच्चों R2 इज ग्रेटर देन R, जो कि अपन ने सर्किट में रखा है, R2 की वैल्यू है ग्रेटर देन R है, मतलब रेडियस से बड़ी है, तो उस केस में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए B2 इंटू 2πr2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डी, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई डी यूज करेंगे। तब बच्चों यहाँ पे अगर ये सर्किल बड़ा सर्किल यूज कर रहे हैं तो इस बड़े सर्किल के अंदर से पूरी आईडी इसके अंदर से पास हो रही है, कंप्लीट आईडी। तो यहाँ पे सिग्मा आईडी क्या जाएगी, आईडी मतलब B2 इंटू 2πr2
इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू कंप्लीट आईडी बनेगा, कंप्लीट आईडी। अब यहां से सॉल्व करोगे तो B2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट आईडी अपॉन 2 पाई R2। ठीक है, इससे सॉल्व करके निकाल लेंगे अपन यहाँ पे वैल्यू किसकी, B2 वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह अपन यहाँ पे B1 एंड B2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बस अब तो ये समझ गए मेन चीज ये दो इक्वेशन इसकी हेल्प से फाइंड करनी है हमें किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बट यहाँ पे आईडी की वैल्यू जो आईडी फॉर्म में आईडी यहाँ से सोचनी है, यहाँ से ठीक है करना क्या बच्चों, जब क्वेश्चन अब गिवन होगा पहले यहाँ से हम सोचेंगे वैल्यू ऑफ आईडी क्या है, वैल्यू ऑफ आईडी क्या है, आईडी फाइंड करके फिर हम अप्लाई कर देंगे। या तो ये इक्वेशन में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पे, इनसाइड में, ठीक मतलब रेडियस से कम डिस्टेंस पर, तो हम ये अप्लाई करेंगे, और रेडियस से बड़ी डिस्टेंस फाइंड करना है तो अप्लाई करेंगे। मींस पहला हमारा पर्पस क्या है, ये पहले हम ये फाइंड करना है, उसके बाद फिर हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, बस इतना सा पर्पस होता है। जैसे इसमें देख लीजिए एग्जांपल नंबर 37, अच्छा एग्जांपल नंबर 37 में आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स अप्लाई कर रखा है, एसी सोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू 250 वोल्ट है, और यहाँ पे हमें एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर से छोटी है, मतलब R1 लेस देन कैपिटल R वाली कंडीशन है, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करना है अपन को। ठीक है, तो पहला आपसे क्या बच्चों, पीक वैल्यू फाइंड करिए करंट की, तो पीक वैल्यू ये रही, इसे निकाल लेंगे V0 अपॉन जेड करके, तो V0 अपॉन जेड करके पहले क्या निकाल लिया अपन ने, पीक वैल्यू। ठीक है, V0 अपॉन जेड, और जेड इक्वल टू अपन यहाँ पे देख रहे हैं ओनली क्या होगा, XC, क्योंकि कैपेसिटर है, ओनली XC है, ओनली कैपेसिटर है। ठीक है, तो XC की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा C, तो उसे जेड निकाल लिया। ठीक है, फिर अब निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M। अब पॉइंट M पे निकालना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रेडियस है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R दिख रहा है हमें, इसलिए ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला म्यू नॉट ID R2 अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे अपन आंसर। फिर हमसे कह रहा है क्या IC इक्वल टू ID होगी, यस हमेशा IC इक्वल टू ID होती है। ID मतलब यहाँ पे टोटल करंट, ठीक है, इसके अंदर से टोटल करंट जो पास हो रही है उसकी बात कर रहे हैं अपन ID। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल नंबर 38, एग्जाम्पल 38 में अब क्या बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये DC सोर्स कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आफ्टर 10 पावर माइनस 3 सेकंड पर हमें क्या फाइंड करनी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं जैसे हम की को प्रेस करेंगे यहाँ पे करंट स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ जो करंट स्टार्ट होती है आपने पढ़ा होगा चार्जिंग वाला टॉपिक, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें आप जो करंट है वेरिएबल करंट फ्लो होती है। ठीक है, वेरिएबल करंट ड्यू टू चार्जिंग। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो सॉल्यूशन दे रखी इक्वेशन IC इक्वल टू, मतलब I इक्वल टू हम जानते हैं V अपॉन R e पावर माइनस T अपॉन टॉ होता है, e पावर माइनस T अपॉन टॉ, या कहते हैं e पावर माइनस T अपॉन RC, पढ़ चुके हैं आप कैपेसिटर, चार्जिंग कैपेसिटर में। ठीक है, तो पहले इससे अपने क्या निकाल लिया, वैल्यू ऑफ IC निकाल लिया, वही ID होगी जो कि आ रही है 7.4 इंटू 10 पावर माइनस 7 एम्पियर। अब उसका फिर हमें सेकंड कंडीशन देखें, यहाँ पे इसमें R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R है, मतलब कहाँ फाइंड करनी वैल्यू, यहाँ भी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। तो पहले अपन ID फाइंड कर ले, यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। फिर एग्जांपल 39 देख लीजिए, आपसे कहा इन प्रीवियस क्वेश्चन सोर्स AC ऑफ 2 वोल्ट, मतलब अब यहाँ पे सोर्स AC अप्लाई कर दिया है 2 वोल्ट का। ठीक है, मतलब DC की जगह हम क्या लगा रहे हैं, AC वोल्ट लगा रहे हैं 2 वोल्ट। ठीक है, और 10 पावर 3 रेडियन पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ओमेगा की वैल्यू है। अब क्या फाइंड आउट ID इन कैपेसिटर। अब बेटा यहाँ पे हमें देखो, अब जो सर्किट दे रखा है इसमें एग्जांपल 38 में, इसमें कैपेसिटर भी है और कैपेसिटर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। में सर्किट कौन सा हो गया, RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट के अंदर हमें यहाँ पे XC निकालना है। ठीक है, तो मतलब Z निकालना पड़ेगा, पहले XC निकालेंगे फिर Z निकाल लेंगे। तो XC निकाल लिया 1 अपॉन ओमेगा C करके, जो कि 1 मेगा ओम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम Z निकालें, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, पढ़ा ही आपने AC वाला टॉपिक, उससे Z निकाल लिया। अब Z निकाल के हम ID निकाल लेंगे, तो ID इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z कर देंगे, वही कंडक्शन करंट के इक्वल VRMS अपॉन Z। तो अपन आई निकाल, कुछ नहीं कहा जाए इसका मतलब कौन सी वैल्यू निकालते हैं, RMS वैल्यू, मतलब हमने निकाला RMS वैल्यू, ID इज इक्वल टू IC VRMS अपॉन Z, क्योंकि कुछ नहीं कहा जाए तो हम RMS वैल्यू निकालनी होती है, तो RMS निकाल ली। ठीक है, अब एग्जांपल 40 में यहाँ पे A गिवन है, D गिवन है, DC सोर्स गिवन, फाइंड आउट ID एवरेज आफ्टर 10 पावर माइनस 6 सेकंड, मतलब एवरेज करंट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फ्लक्स से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ से हम देखें I इक्वल टू, अब लगाएंगे वाला फॉर्मूला ID के लिए, ये एप्सिलॉन नॉट d5 अपॉन dt, इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो ID एवरेज का जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू क्रॉसिंग फ्लक्स अपॉन टाइम, क्रॉसिंग फ्लक्स अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्रॉसिंग फ्लक्स अपॉन टाइम, क्रॉसिंग फ्लक्स का जाएगा E इंटू एरिया, फाई इक्वल टू E इंटू ए, पढ़ते ही अपन। ठीक है, फाई इक्वल टू E इंटू ए की हेल्प लेंगे, तो यहाँ से क्रॉसिंग फ्लक्स निकाल लिया अपन ने, क्लियर। अब यहाँ पे E इक्वल टू होता है V अपॉन डी, वो अप्लाई कर दो, तो सॉल्व करने पे ये आ गया ID। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया अपन एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड चीजें अपन ने सीखी। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना सीख लिया अपन ने। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप अच्छे से जानते हैं, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एंड आपस में भी परपेंडिकुलर वाइब्रेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें डायग्राम दिखा रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम देखते हैं कुछ इस तरह से ईएम वेव्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जो हम सी से शो करते हैं वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे। और ये इस तरह से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वाई एंड ये जेड, इसमें अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से इसमें वाइब्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन हो रहे हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, एंड वाई डायरेक्शन में क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ई वेक्टर एंड वी वेक्टर वाइब्रेशन इस तरह प्रेजेंट है, आपस में परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट यही है कि जो इसमें इसका जो प्रोडक्शन होता है किस होता है, ड्यू टू एक्सलेटिंग चार्ज, ठीक है। एक्सलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय एक्सलेटिंग चार्ज, एक्सलेटिंग चार्ज, ठीक है। एक्सलेटिंग चार्ज मींस ऑक्सीलेटिंग चार्ज के लिए एक्सलेटिंग चार्ज, इसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है ईएम वेव्स, ठीक है। एक्सलेटिंग चार्ज की हेल्प से प्रोड्यूस होती हैं। और फिर स्पीड अपन जानते हैं वैक्यूम में इसकी स्पीड c होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक लॉस दिखा रखी है फॉर मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। फॉर मैक्सवेल इक्वेशन कौन कौन सी हैं, फर्स्ट E डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 4 इक्वेशन खैर हमें याद रखनी है, ठीक है। ये चारों इक्वेशन में याद रखनी है, बेसिक इक्वेशंस, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव कोई खास काम की नहीं है, नहीं पूछते मेडिकल में हिस्ट्री क्या है इसकी, कैसे प्रोड्यूस हुई, क्या है क्या नहीं है, फिर भी एक बार एक रीड कर लेना इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेन चीज बस ये जैसे डायग्राम दिखा रहा है ना, ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर है, इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल की हेल्प से हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बिटवीन मेटल प्लेट्स ए एंड बी मेटल प्लेट्स में जस्ट लाइक कैपेसिटर बिहेव कर रही है। कैपेसिटर दो प्लेट है ना, ये मान लो प्लेट ए प्लेट हो गई और ये कौन सी होगी प्लेट बी प्लेट, ये ए प्लेट एंड ये बी प्लेट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेटल प्लेट्स है एंड बी, इनके बीच में 2 स्फेयर्स लगा रखे हैं, स्मॉल स्फेयर S1 S2। फिर हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे जैसे इंडक्शन कॉइल की हेल्प से, वाला इंडक्शन कॉइल कुछ नहीं मान लो सिंपल बच्चों एक तरह से ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इस वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। बच्चों हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो S1 S2 में स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है बिटवीन S1 S2, क्योंकि S1 S2 के बीच में थोड़ा एयर गैप है, ठीक है। बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो एयर गैप में जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज होने की वजह से वहां से स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग, क्योंकि गैस आयनाइज हो गई है तो आयंस फ्लोन लग गया यहाँ पे, तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होना क्या शो कर रहा है बच्चों, ईएम वेव प्रोडक्शन को, वहां पे ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब वो ईएम वेव आगे जाएंगी, आगे हमने यहाँ पे एक रिसीवर लगा रहा है, रिसीवर में कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे S1 S2 यहाँ पे थे वैसे S1 S2 2 स्फेयर्स वहां पे लगा दी है। हम देखते हैं वहां पे अपने आप ही स्पार्किंग, बिना कोई बैटरी के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस, अपने आप ही स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब रिसीविंग एंड पे जो स्पार्किंग हो रही है वो क्या शो कर रही है, रिसेप्शन ऑफ ईएम वेव को शो कर रही है, मतलब वहां पे ईएम वेव रिसीव होने लग गई, इस चीज को शो कर रही है। वो क्या हो गया, एंटीना हो गया एक तरह से, रिसीविंग एंटीना, इधर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, उधर वो रिसीविंग एंटीना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2 पाई अंडर LC, L यहाँ पे इंडक्टर एंड C यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। इंडक्टर कॉइल में C L यूज करें वो, और C यहाँ पे कैपेसिटर, जो आपको मैंने कल समझाया था बच्चों ऑक्सीलेशन, मतलब जो अपन ने था सिंपल टैंक सर्किट वाला ऑक्सीलेटर, उसमें L और C होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे L और C मतलब ऑक्सीलेटर सर्किट है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है उस F को शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह अपन ने देख लिया। अब बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव, प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव, इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सिंपल पता ही है आपको, पोलराइजेशन पॉसिबल है इनका, क्योंकि ये ईएम एक तरह से बच्चों ट्रांसफर वेव होती हैं, इनका पोलराइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसमें ई वी वेक्टर वाइब्रेट होते हैं दोनों, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीलेट इन सेम फेज, या यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ई वेक्टर एंड वी वेक्टर ऑक्सीलेट्स इन सेम फेज, ठीक है। ई वेक्टर बी वेक्टर जो है सेम फेज में होते हैं, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में यहाँ पे वाइब्रेट होते हैं, सेम फेज, दोनों सेम फेज में ही वाइब्रेट होते हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ इंक्रीज हाई पे पहुंचते हैं, फिर एक साथ 0 पे आते हैं, फिर दोनों एक साथ हाई पे पहुंचते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड, इनकी फ्री स्पेस में स्पीड है c = क्या होता है 1/√μ0ε0, ठीक है, मींस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड अगर किसी अदर मीडियम में स्पीड देखें, इसकी स्पीड इन अदर मीडियम, तो v = क्या होता है c/n, n यहाँ पे क्या बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है, म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इस मीडियम का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है, और म्यू और एप्सिलॉन तो अपन जानते ही हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करें, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें, तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = होता है √μr/ε r, मींस रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, इस तरह से
एन का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए शो कर रखा है C इक्वल टू E अपॉन बी। यहाँ जो फॉर्मूला है C इक्वल टू E अपॉन बी के इक्वल होता है, C इक्वल टू E अपॉन बी, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, C इक्वल टू E अपॉन बी बोलो इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में हम यूज करते हैं यहाँ पे C इक्वल टू क्या होता है E अपॉन बी, या कहते हैं अगर अदर मीडियम है तो यहाँ पे हम V इक्वल टू E अपॉन बी यूज कर लेंगे, इन अदर मीडियम V इक्वल टू E अपॉन बी के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फिगर में इक्वेशन है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या कहते हैं B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों सेम फेज में होती हैं। ठीक है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे ओमेगा इक्वल टू पाई एफ, या कहते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा, K इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड C इक्वल टू लैम्डा एफ। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 41 सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यू आर एप्सिलॉन आर गिवन, यहाँ पे n गिवन है। ठीक है, एप्सिलॉन आर गिवन है, म्यू आर फाइंड करना है, तो आराम से निकाल लोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, इसे निकाल लेंगे अपन ऐसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें आपको मीडियम एप्सिलॉन आर गिवन है, म्यू आर की वैल्यू 4 गिवन है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है इसके अंदर आपसे, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो v इक्वल टू अच्छा पहले vm फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, vm वेलोसिटी इन मीडियम। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले कितना आया, 6 आया। इस 6 को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 को यहाँ पे n को उधर ले आओ, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी C अपॉन v। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन इधर ले आएंगे तो C ये हो जाएगा C अपॉन v के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपन ने C अपॉन v के इक्वल कर दिया, तो v यहाँ आ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल 43 में तो वैक्यूम में स्पीड निकाल ली है, तो 3 × 10⁸ वैसे होती है, और पता भी है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर बच्चों 44। एग्जाम्पल 44 में यहाँ पे एम्पलीट्यूड गिवन है, ई वेक्टर एम्पलीट्यूड 60 है, ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 × 10⁻10, लैम्डा एंड बी आपको फाइंड करना है। तो बेटा लैम्डा इक्वल टू हम जानते हैं C अपॉन एन होता है। ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन जो क्या है, लैम्डा इक्वल टू C अपॉन एन। तो लैम्डा इक्वल टू C अपॉन एन से पहले अपने वेवलेंथ फाइंड कर ली। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड E एंड C में रिलेशन है इसी वाला। ठीक है, यहाँ पर इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ B इक्वल टू E अपॉन C कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रोपर्टिंग एनर्जी इन EM वेव इज इक्वल डिवाइडेड बिटवीन E एंड B। मींस अगर एवरेज एनर्जी की बात करें, मींस जो एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है, एवरेज एनर्जी जितनी E होती है उतनी B की होती है। मींस यहाँ पे जो एनर्जी वेव एक्चुअल में क्या है, एनर्जी ट्रांसमिशन, मींस एनर्जी कंटिन्यू आगे ट्रांसमिट हो रही है EM वेव की फॉर्म में। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है उतनी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। मींस एवरेज वैल्यू दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इक्वल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एंड एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी हाफ B नॉट B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये वैल्यू है। ठीक है, आई बस में। अब बच्चों फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ फ्लोइंग एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। मींस एवरेज इंटेंसिटी अपन कह सकते हैं। मींस कंटिन्यू वेव आगे ट्रेवल कर रही है तो इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी यहाँ पे क्या शो कर रही है बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर को शो कर रही होती है। ठीक है, S वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मींस इसकी जो यूनिट है वही इंटेंसिटी की यूनिट के इक्वल ही होती है। ठीक है, और बस यूं मान लो कि इसकी जो एवरेज वैल्यू अगर निकालना है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसका अगर अपन एवरेज निकाल लें उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट E क्रॉस B, या कहते हैं EB अपॉन म्यू नॉट, या कहते हैं E स्क्वायर अपॉन CB नॉट, ये वैल्यू है यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे उसी एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल रखी है जो कि साइन स्क्वायर फंक्शन की फॉर्म में आ रही है बच्चों। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हाफ होती है, अपन जानते ही हैं। तो साइन स्क्वायर वैल्यू हाफ रख देंगे अपन, E नॉट स्क्वायर बाई 2 जाएगा, तो या E नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट C एंड B नॉट स्क्वायर C अपॉन 2 म्यू नॉट, ये आगे रिजल्ट। फिर यहाँ पे Z इक्वल टू E अपॉन H है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इंटेंसिटी फाइंड कर लिया। फिर बच्चों EM वेव जो कि सरफेस फॉलो होती हैं तो प्रेशर अप्लाई करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं। क्यों, क्योंकि ये EM वेव है जो कि अपन ने पहले फोटोन की प्रॉपर्टी देखी थी, उसी अकॉर्डिंग देखें। मैं जब भी कोई EM वेव मतलब फोटोन सरफेस फॉलो होंगे तो वहाँ पे प्रेशर एंड फोर्स अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, I अपॉन C। अगर परफेक्ट अब्जॉर्बिंग सरफेस है, ये अपन ने पहले फोटोन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है, फोटोन में समझाया था आपको मैंने। ऐसे ही 2I अपॉन C जब परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो। ठीक है, फिर पावर, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पावर की गिवन है तो हम जानते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, या कहते हैं टोटल एनर्जी अपॉन A इंटू टी। तो I इक्वल टू E अपॉन AT, या कहते हैं P अपॉन A। ठीक है, और पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी मतलब एरिया यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, उसके चारों तरफ जो एक सरफेस आएगी वो स्फीयर की फॉर्म में होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।
और बच्चों अगर कोई पॉइंट लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स जैसे कि ट्यूबलाइट है, उससे जो वेव इमिट हो रही है उसके चारों तरफ अपन एक क्लोज सरफेस बनाएंगे तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी। सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया क्या होता है 2πrl, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब जो कर्व्ड सरफेस है। तो इससे अपन एग्जांपल नंबर 49 कर रखा है, ऐसा अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपन ये न्यूमेरिकल अप्रोच समझी, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स। अब बेटा उसके बाद तो स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव है, ये तो खैर इसमें सारी ईएम वेव में कौन कौन सी वेव्स होती हैं, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग वेव, ये सारी चीजें आपको रीड करनी है। इसकी बस ये ध्यान है कि वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इसका प्रोडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है प्रोडक्शन, बस वही चीज देखनी है, उसका यूज कहाँ होता है। ये 2-3 चीजें ये हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो खैर मेरे समझाने से भी कोई फायदा नहीं, आप खुद ही रीड कर लो उसको, ये तो पता ही है आपको, खैर नहीं पता हो तो यहाँ मिल जाएगा आपको, ओके। तो मेन न्यूमेरिकल अप्रोच समझा दिया आपको, तो आपको मॉड्यूल से रेफर करनी है। ये अपन ने क्या पढ़ा इसके बारे में बच्चों, ये पूरा पढ़ा अपन ने ईएम वेव के बारे में, ठीक है। चलो अब थोड़ी देर अपन यहाँ पे देखते हैं इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे चलो कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों कम्युनिकेशन के बारे में अपन देखें, इसके अंदर देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, पहले कम्युनिकेशन होता है क्या बच्चों, देखो जब भी हमें किसी सिग्नल को या किसी मैसेज को वन एंड से अनदर एंड तक हमें ट्रांसफर करना है, सेंड करना है, ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम को मतलब उस सेटअप के लिए, उसके लिए जो हमने सेटअप बनाया है, मतलब सिग्नल को वन एंड से अनदर एंड तक सेंड करने के लिए जो पूरा हमने सेटअप बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप या इलेक्ट्रिकल सेटअप, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे समझ सकते हैं जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूल खोल के बैठिए साथ बच्चों। तो देखिए हमें कोई भी जो सिग्नल ट्रांसफर करना है बच्चों, सिग्नल जो ट्रांसफर करना है वो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कोई सिग्नल को हमें ट्रांसफर करना है वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। अब बच्चों ये सिग्नल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, किसी वायर के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम यहाँ पे सिग्नल आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा सेटअप जो बनाया गया उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन 2 टाइप का हो सकता है, तो लाइन कम्युनिकेशन और एक रेडियो कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन तो क्या है, में जो हम सिग्नल हैं जो आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, सिग्नल का मतलब क्या बच्चों, जैसे कि हम वॉइस सिग्नल बोल सकते हैं या मैसेज सिग्नल या वीडियो सिग्नल, ठीक है, या चैटिंग के जो टेक्स्ट सिग्नल है, टेक्स्ट मैसेज है, किसी को भी हम वन एंड से अनदर एंड तक सेंड कर रहे हैं, ठीक है। 2 तरह से सेंड कर सकते हैं, एक तो लाइन कम्युनिकेशन और एक रेडियो कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है बच्चों, हम किसी फिजिकल मीडिया, किसी वायर का यूज करते हैं। जैसे अपन देखते हैं बच्चों, जो कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर रूम में कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वन कंप्यूटर से हमें फाइल दूसरे कंप्यूटर पे कॉपी करनी है, ठीक है, या मूव करनी है, तो उस केस में जो फाइल ट्रांसफर होती है एक वायर के थ्रू ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो वहाँ भी हम देख रहे हैं मैसेज वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफर हो रहा है, किसके थ्रू, एक फिजिकल मीडिया के थ्रू, एक वायर के थ्रू, इसे बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन। बट अगर बच्चों हम मान लीजिए हम इसमें अपने मोबाइल से किसी अदर पर्सन के मोबाइल पे कोई बात करना चाहें या कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहें व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम यहाँ पे देखें अभी यहाँ से जो मैसेज वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक तरह से किसी वायर टू वायर के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, वाया एयर। तो हम बोलते हैं रेडियो कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे जो मैसेज जो सिग्नल्स हैं वो एक तरह से बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होकर फिर आगे सेंड हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, 2 बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया मैंने, अब देखो 2 बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किस लिए अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो 2 बेसिक मोड्स बच्चों, एक तो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, अगर हमें सिग्नल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही सेंड करने हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को ही सेंड कर रहे हैं, मींस आपका सिग्नल एक पर्टिकुलर पर्सन ही रिसीव कर सकता है, उसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जैसे हम किसी को मोबाइल में बात करनी है, किसी का नंबर डायल करते हैं, तो हम जानते हैं उस पर्टिकुलर जिस नंबर को हम डायल किया इस मोबाइल से आप बात करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर वो मोबाइल ही रिंग करेगा, ठीक है। मींस उसी मोबाइल वही वाला पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, तो उसमें कोई थर्ड पर्सन के मोबाइल से फिर कोई आवाज नहीं जाएगी, मतलब कम्युनिकेशन केवल पॉइंट टू पॉइंट होगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन उस वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्या है। सेकंड होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, मींस आप जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो, आप चाहते हो आपके सिग्नल मैनी पर्सन्स रिसीव कर पाएं। जैसे अपन देखते हो जैसे कि यहाँ पे अपन यूँ समझें कि कोई भी से ट्रांसफर, जैसे रेडियो सिग्नल हो गए, जैसे अब लाइव जो मैच होता है, ठीक है, कहीं क्रिकेट मैच लाइव हो रहा है, ठीक है, उस लाइव मैच को वहाँ से रिकॉर्ड, वहाँ पे जो मैच चल रहा है उसको पूरा सब जगह ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फिर जहाँ भी उसके जो एक तरह से एंटीनाज हैं उसको हम रिसीव करके हम उस मैच को देख सकते हैं। तो कहने का बच्चों यहाँ पे ये कि वो जो मैच है उसका जो सिग्नल है, मतलब मैच की जो इन्फॉर्मेशन है पूरी सब जगह ट्रांसफर हो रही है पूरे अर्थ पे। अब जिसके पास अर्थ पे वो एंटीना है, उस एंटीना से उस सिग्नल को रिसीव करके वो मैच देख सकता है।
तो क्या मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। मतलब यहाँ पे मेनी पर्सन को एक साथ मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जो जो पर्सन यूज करना चाहे उसको यूज कर सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब बच्चों उसका फिर बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के बच्चों बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो ट्रांसमीटर, एक कम्युनिकेशन चैनल और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या है बच्चों? ट्रांसमीटर हम यूज करते हैं ट्रांसमिटिंग एंड पर, मीन्स यहाँ पे जो सेंडर है उसके पास क्या होता है बच्चों? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में क्या होता है, सेंडर अपने मैसेज को किसी इलेक्ट्रिकल या फिर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके फिर आगे ट्रांसफर करता है। फिर बच्चों मतलब एक ट्रांसमीटर में एक ऐसा सेटअप होता है जो हमारे मैसेज सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर बच्चों आगे वही सिग्नल आगे किसी चैनल के थ्रू, चैनल मतलब किसी मीडिया के थ्रू, और चैनल उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। चैनल मतलब कोई मीडिया जिसके थ्रू आगे सिग्नल ट्रांसमिट हो गए। अब किसी वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं तो हम उस वायर को बोलेंगे कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। या किसी बच्चों वाया एयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो एयर यहाँ पे हमारा क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। उसके थ्रू फिर आगे सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। फिर रिसीविंग एंड पर, रिसीविंग एंड पे क्या बच्चों? एक एंटीना होगा। रिसीविंग एंड पर एंटीना सिग्नल को रिसीव करेगा, उन मैसेज को जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में सिग्नल आया है उसको अगेन डिजायर्ड मैसेज जो है सिग्नल उसमें कन्वर्ट कर लेगा। डिजायर्ड मैसेज सिग्नल मतलब अगर वॉइस सिग्नल तो वॉइस में कन्वर्ट कर लेगा, कोई टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में सिग्नल है तो उसमें कन्वर्ट कर लेगा, या कोई वीडियो सिग्नल है तो उसमें कन्वर्ट करके हमें शो करेगा। तो रिसीविंग एंड पर कन्वर्ट कर लेते हैं सिग्नल को वापस हमारे डिजायर्ड मैसेज की फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया बच्चों रिसीवर। आई बस में उसके बाद फिर हम देखें आगे नेक्स्ट पेज पे इसमें समझा रखा है सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या है बच्चों? एक तो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कुछ नहीं है, सिंपल एक डिवाइस है जो कि वन एनर्जी को अनदर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। मेन एग्जांपल्स है ट्रांसड्यूसर के, जैसे बच्चों माइक है, ठीक है, क्या कर रहा है? मेरे वॉइस सिग्नल किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ऐसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वायर के थ्रू है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, माइक। ऐसे बच्चों यहाँ पे ऐसे फैन भी एक ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे ट्यूबलाइट है, ये भी एक ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ऐसे एनी डिवाइस विच कन्वर्ट वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ऐसा तो फिर नॉइज। नॉइज क्या होता है? जो अनवांटेड सिग्नल मिक्स इन आवर मैसेज सिग्नल, तो उसमें कोई भी अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो गया है उसे बोलते हैं नॉइज, ठीक है। जैसे बच्चों अगर हम देखते हैं कई बार अपन कोई भी माइक का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं स्पीकर में आराम से साउंड हमें क्लियर सुनाई देती है, लेकिन जो माइक यूज कर रहा है उसके पास में या कोई डिवाइस जो या फिर हमारी एम्पलीफायर डिवाइस है उसके पास में अगर कोई मोबाइल रखा हो, मोबाइल के अंदर कोई मैसेज वगैरह आते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, माइक के स्पीकर में घर घर की आवाज आने लग जाती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम जो माइक में सिग्नल यूज करने वाले जो मैसेज सिग्नल है वो आराम से कहाँ तक जा रहे थे? स्पीकर तक। लेकिन जब मोबाइल हमारे पास में था तो मोबाइल सिग्नल्स में क्या हो गया? मैचिंग हो गई मोबाइल के सिग्नल से, उसमें जो हमारा मैसेज चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो उसी को बोलते हैं डिस्टर्बेंस, कोई एक तरह से नॉइज, अनवांटेड सिग्नल मिक्स होने को नॉइज बोलते हैं। फिर बच्चों एटीन्यूशन। एटीन्यूशन का होता है जब सिग्नल हम आगे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो जैसे सिग्नल आगे जाते जाते वो वीक होते जाते हैं, उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, इसे बोलते हैं एटीन्यूशन, ठीक है। ऐसे बच्चों फिर आगे रिपीटर। अब हम देख रहे हैं सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, सिग्नल धीरे धीरे वीक होता जाएगा, और अगर हमें सिग्नल काफी दूर तक सेंड करना है तो फिर हमें रास्ते में जगह जगह क्या लगाने पड़ेंगे? एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या करता है एक्चुअल में? रिपीटर एक कंप्लीट सिस्टम है जो पहले क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा, वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर उसको एम्पलीफाई करेगा, बूस्टअप करेगा, फिर उसको वापस आगे फर्दर ट्रांसमिट कर देगा, फिर आगे नेक्स्ट रिपीटर लगा होगा, नेक्स्ट रिपीटर उस सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर बूस्टअप करेगा मतलब एम्पलीफाई करेगा, फिर आगे फर्दर ट्रांसमिट कर देगा, फिर आगे नेक्स्ट रिपीटर है, नेक्स्ट रिपीटर भी करेगा, रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर आगे फर्दर ट्रांसमिट कर देगा। इस तरह बच्चों आप देखो रिपीटर में 3 डिवाइस लगी होती है मेनली, एक तो रिसीवर, एक एम्पलीफायर और एक ट्रांसमीटर, ठीक है। इस तरह से आगे सिग्नल आगे से आगे मूव करते हैं लार्ज डिस्टेंस तक। अब जो वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, अब ये पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम की वर्किंग समझा रखी है इस डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पे इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप यहीं पे डायग्राम देखें मॉड्यूल के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों? पहले जो हमारा साउंड सिग्नल है, माइक की हेल्प से हम साउंड सिग्नल को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, जो कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होती है। आप जानते हो ऑडियो सिग्नल, हमारा ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के समथिंग होती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज के समथिंग, वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। इसको बच्चों फिर हम मॉड्यूलेटर की हेल्प से हम यहाँ पे एक बनाते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, मतलब मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं, उससे हमें रिजल्टेड एक बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फिर उसको एम्पलीफाई करके फिर आगे सेंड किया जाता है। हम डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा था डायरेक्ट उसको हमने आगे ट्रांसमिट नहीं किया। इसका रीजन क्या है अभी आगे समझाऊंगा। मतलब हम मॉड्यूलेटर क्यों यूज कर रहे हैं?
उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आगे समझाऊंगा आपको मैं। फिर हम देखें, फिर आगे ट्रांसमिटिंग एंड से फिर एंटीना से ये आगे कम्युनिकेशन चैनल में हो गया। चैनल यहाँ पे वाया एयर था मान लो, जगह जगह रिपीटर लगा रखें जो सिग्नल को बूस्टअप करते आ रहे हैं आगे से आगे ताकि वीक ना हो जा रहा सिग्नल। फिर उसको रिसीविंग एंड पे फिर क्या लगा है, डी मॉडुलेटर। डी मॉडुलेटर लगा के फिर हमने उसको वापस अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया है और फिर एम्पलीफायर से हेल्प से उसको वापस हमने साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मॉडुलेटर का यूज क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझाऊं आपको। मॉडुलेटर का यूज किया है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ जो मॉडुलेटर है, देखिए हमारे जो तीन चार यूज है मेनली मॉडुलेटर के। ठीक है, जो कि नेक्स्ट पे समझा रखे हैं एग्जांपल 46 के जस्ट बाद में, नीड ऑफ मॉडुलेशन। तो जो मॉडुलेटर का यूज अपन क्यों करते हैं, देखिए यहाँ जो हमारा ऑडियो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ओनली 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। कम फ्रीक्वेंसी वैसे बच्चों उसकी एनर्जी भी क्या होती है, बहुत कम होती है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, एनर्जी भी बहुत स्मॉल होती है तो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। मेरी दिक्कत है कि ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा, फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, इसकी एनर्जी स्मॉल है। दूसरी बात बच्चों फिर यहाँ पे देखिए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो वेवलेंथ लार्ज होगी, क्यों हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है C/N। लैम्डा इज इक्वल टू C/N, तो यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू क्या बेटा इसके अंदर, वेवलेंथ यहाँ पे लार्ज होगी। अब वेवलेंथ लार्ज होगी तो इसके जो एंटीने की लेंथ है, लेंथ ऑफ एंटीना, वेवलेंथ कैसी बेटा पे, वेवलेंथ लार्ज है तो लेंथ ऑफ एंटीना भी यहाँ पे क्या होगा, लार्ज, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे आगे देखेंगे वेवलेंथ ऑफ एंटीना जो होता है L इज इक्वल टू λ/4 के करस्पॉन्डिंग यूज करते हैं λ/4। तो लैम्डा लार्ज है तो वेवलेंथ भी उसकी लेंथ ऑफ एंटीना भी लार्ज होगी। ठीक है, तो बहुत लार्ज लेंथ का एंटीना यूज करना पड़ेगा, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, उसका हम बात करें फिर यहाँ पे ऑडियो सिग्नल। अब ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास यूजर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं अपने जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, लगभग 130-140 करोड़ के आसपास डेंस इसकी पॉपुलेशन है। ऐसे पूरे वर्ल्ड की बहुत पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओनली क्या है, मैनी थाउजेंड्स की फॉर्म में ये टिल ओनली 1000। तो हम यहाँ पे अगर अलग अलग पर्सन को एक एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें तो हम देखें यहाँ पे कई सारे पर्सन को हमें फ्रीक्वेंसी रिपीट करानी पड़ेगी, क्योंकि ओनली थाउजेंड्स ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है एंड पॉपुलेशन तो करोड़ की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें सेम फ्रीक्वेंसी मैनी पर्सन्स को अलॉट करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा बच्चों, मान लो 2 पर्सन जिनके पास सेम फ्रीक्वेंसी एक साथ अगर वो मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होगी, मैच होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, मिसमैचिंग होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन पर्सन है किससे बात करना चाहता है, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। सेकंड बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट फिर यहाँ पे जो ट्रांसमिटिंग वेवलेंथ रेडिएट पावर है, पावर जो हम रेडिएट कर रहे हैं यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, P प्रोपोर्शनल टू 1/λ² मींस 1 मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो पावर भी क्या हो जाएगी, लो, क्योंकि यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी पावर भी लो होगी। ठीक है, लो पावर पे मैसेज हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा जो वाला आगे ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक इसकी क्वालिटी वर्स्ट होगी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल भी नहीं कर पाएगा, क्वालिटी भी इसकी लो होगी। इसलिए सारी चीज़ें क्या हो रही है बच्चों, लो फ्रीक्वेंसी का दिक्कत आ रही है। तो मॉड्यूलेशन में हम करते क्या, देखिए मॉड्यूलेशन में करते हैं जो हमारा सिग्नल है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को हम आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, मतलब हम जो सिग्नल आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, हम किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैरियर वेव को ट्रांसमिट करते हैं। कैरियर वेव को मॉडिफाई करते हैं किसके, हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग, हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम कैरियर वेव को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब भेजते हम किसको, कैरियर सिग्नल को, बट उसका फॉर्म थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कैरियर वेव बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव होती है, तो आराम से जो सारी दिक्कतें आ रही थी वो सारी दिक्कतें दूर हो जाती है आराम से। फिर रिसीविंग एंड पर हम उसको कैरियर वेव को रिसीव करते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारे मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उसको हम यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा मैसेज सिग्नल वहाँ से निकाल लेते हैं कि क्या इसमें मैसेज सिग्नल छुपा हुआ है, उसको फिर रिसीविंग एंड पे उसे प्रोसेस बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, रिसीविंग एंड पे उस कैरियर वेव में से हमारे मैसेज को एक तरह फिल्टर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हम उसको रिसीव कर लेंगे और फिर वापस एम्पलीफाई करके वापस हमारे डिजायर्ड मैसेज में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आई बस हमें, तो ऐसे अपन करते हैं इसको, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो एंटीना है, एंटीना अपन जानते हैं ट्रांसमिटिंग एंड पे यूज होता है, रिसीविंग एंड पे यूज होता है एंटीना। अब यहाँ पे एंटीना की लेंथ है, 2 टाइप के एंटीना बता रखे हैं, एक तो हर्ट्ज एंटीना, इसकी लेंथ λ/2, इसे बोलते हैं हाफ वेव डाइपोल, हाफ वेव डाइपोल। एक होता है मार्कोनी एंटीना, लेंथ λ/4 होती है, जो बोलते हैं क्वार्टर वेव डाइपोल। ठीक है, क्वार्टर वेव डाइपोल। अगर कुछ नहीं बताया कि हाफ वेव डाइपोल है या क्वार्टर वेव डाइपोल, तो यहाँ पे सिंपल लेंथ ऑफ एंटीना पूछ ले तो λ/4 की हेल्प से निकालेंगे आप आंसर। कैसे निकालेंगे, λ/4। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 46 देखिए, इसमें पूछा है कैलकुलेट लेंथ ऑफ एंटीना। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव हम दे रखी है 30 मेगाहर्ट्ज, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है। इस रेडियो वेव को रिसीव करने के लिए हमें कितनी लेंथ का एंटीना चाहिए होगा पूछ रहा है आपसे। तो उस फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उससे पहले लैम्डा निकाल लो। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है C/n। लैम्डा इज इक्वल टू C/n की हेल्प से क्या निकालने के पहले लैम्डा निकाल लेंगे, तो लैम्डा यहाँ पे आ गया 10 मीटर। फिर L इज इक्वल टू क्या होता है λ/4। λ/4 की हेल्प से अपन ने निकाला 2.5 मीटर यानी लेंथ ऑफ एंटीना, ये अपन देख लिया। ठीक है, अब बच्चों फिर अभी आपको समझाया था मैंने मॉड्यूलेटर में क्या यूज करते हैं, कैरियर सिग्नल यूज करते हैं, कैरियर वेव। ठीक है, कैरियर वेव क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है कैरियर वेव। अब बच्चों कैरियर वेव दो टाइप की हो सकती है, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जो आपको मैंने यहाँ पे कल समझाया था। ठीक है, अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल और एक एनालॉग डिजिटल सिग्नल और एक एनालॉग सिग्नल। वही उसी टाइप की जो कैरियर वेव दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो डिजिटल और एक एनालॉग। ठीक है, वो समझाए एनालॉग मतलब वही साइन की कॉस की फॉर्म में कंटिन्यू वेव चेंज हो रही है, वो एनालॉग सिग्नल हो गई। और अगर पता हाई वोल्टेज लो वोल्टेज मतलब 0101 की फॉर्म में अगर वेव है, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पल्स टाइप सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल। ठीक है, मतलब इसको अंदर 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। 0101 की फॉर्म मतलब बिट की फॉर्म में, एंड 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन है, 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब एक संख्या है जो 8 बिट की एक नंबर है, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइट बोलते हैं। ठीक है, मींस 1 बाइट इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, अब 8 बिट्स कोई सी हो सकती है, सारी 0 भी हो सकती हैं, सारी 1 भी हो सकती हैं, या 0101 की फॉर्म में हो सकती हैं, या 001010 ऐसा कुछ भी हो सकती हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में 01 से बना हुआ कोई नंबर है जो कि 8 डिजिट का है, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या मींस जो भी अपन यहाँ पे कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन में आप ट्रांसमिशन मीडियम यूज करो, जैसे कि वायर यूज कर रहे हो या ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हो, ठीक है, या कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो या रेडियो वेव यूज कर रहे हो, मतलब जो हम मैसेज जिसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी सूटेबल होगी। ठीक है, जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में सूटेबल क्या होती है, 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम इजीली सेंड कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। रेडियो वेव के लिए 500 किलोहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज, कोएक्सियल केबल में 750 मेगाहर्ट्ज के समथिंग। तो जो क्या मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी हम सेंड कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल मीडिया क्या है, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल अलग बता दिया। ऐसे बच्चों बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे हमें AM का यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करना है, या FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करना है, FM या फिर टेलीविजन यूज करना है। ठीक है, मोबाइल के लिए हमें कम सिग्नल सेंड करने हैं या फिर सैटेलाइट के लिए करने हैं, तो सब में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें सूटेबल होती है जो इसके लिए पर्टिकुलर इसी कम्युनिकेशन के रखी गई है, सेट की गई है, तो ये आपको बता रखी फ्रीक्वेंसी हमें याद रखनी है। ऐसे बच्चों फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर बच्चों छोटी फ्रीक्वेंसी है मतलब 300 किलोहर्ट्ज से स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो उसे बोलते हैं LF मतलब लो फ्रीक्वेंसी। ऐसे बच्चों 300 से किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक है तो मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, तो फैक्ट डाटा है तो हमें डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। अब बेटा उसका देखें प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर में हम जो EM वेव ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो हम एटमॉस्फेयर में जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं किस किस थ्रू से, मतलब यहाँ जो एक तरह वायरलेस जो कम्युनिकेशन है किस किस तरह से हम आगे सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो चीज देखने जा रहे हैं। यहाँ बच्चों मेनली थ्री पॉसिबल वेज हैं, एक तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, एक स्काई वेव प्रोपोगेशन और एक स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सिग्नल जो है हम अर्थ सरफेस के थ्रू, जो हमारी अर्थ का सरफेस, जो ग्लोब सरफेस है ना, अर्थ सरफेस, उस सरफेस के थ्रू सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जो होती है जो बट जैसे सिग्नल आगे ट्रांसमिट होते हैं बच्चों, जैसे सिग्नल दूर आ जाते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है I प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अनुसार। ठीक है, इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जाएगी इंटेंसिटी डिस्टेंस इंक्रीज होने पर। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि बच्चों सरफेस पे जो वेव्स बनती हैं एक तरह से, यहाँ पे देखो इसमें लिखा है ग्राउंड वेव में द रेडियो वेव्स व्हिच ट्रेवल थ्रू एटमॉस्फेयर फॉलोइंग द सरफेस ऑफ अर्थ कॉल्ड सरफेस वेव। इसे हम सरफेस वेव बोलते हैं ग्राउंड वेव को ही। ठीक है, एंड देयर propagation is called ground wave propagation. Surface wave induce current in ground due to which intensity decrease, मतलब जब सरफेस वेव ग्राउंड के थ्रू आगे ट्रेवल कर रही होती है तो उसमें जो इसमें एक तरह से सरफेस के अंदर जो वेव इंड्यूस होती हैं, मतलब एक तरह से करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, करंट इंड्यूस होती है, उसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, फिर आगे वेव जाएगी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है I प्रोपोर्शनल टू 1/r के अकॉर्डिंग। अब जो ये प्रोपोगेशन जो है लो फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मतलब लो से मीडियम फ्रीक्वेंसी,
लो से मीडियम फ्रीक्वेंसी तक ही सूटेबल है, मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, मतलब फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए, तो हम इस वेव प्रोपगेशन का यूज़ कर लेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्काई वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन जो है ये किसके लिए सूटेबल है बच्चों, 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज़ तक के लिए, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके लिए सूटेबल होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ यूज़ करते हैं TIR प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, किसके थ्रू, आयोनोस्फेयर के थ्रू। हम जानते हैं अर्थ के अराउंड, ठीक है, जो आयोनोस्फेयर है, ठीक है, आयोनोस्फेयर है जिसकी हाइट अपन जानते हैं फ्यू किलोमीटर होती है, जैसे मान लो लगभग 100 किलोमीटर से रेंज में होती है, ठीक है, आयोनोस्फेयर यहाँ पे 65 से मान चलो, फिर ये जो रेंज होती है 65 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर रेंज में होती है आयोनोस्फेयर, 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज में होती है आयोनोस्फेयर। तो जब यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमीटर सिग्नल ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाने पे धीरे धीरे बैंड होते जाते हैं, ठीक है, और पर टू हाइट पे जाके इसका क्या होता है, TIR रहता है, ठीक है, TIR हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर वापस अर्थ पे लौट आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से ट्रांसमिट किए, यहाँ पे ट्रांसमीटर ऊपर जाएंगे, बैंड होते जाएंगे, फिर यहाँ के ट्रांसमीटर, फिर यहाँ पर जाएंगे रिसीविंग पे, यहाँ पे रिसीवर है, यहाँ पे इसने रिसीव किया सिग्नल को। तो यहाँ बच्चों अब ये किस हाइट पे जाके बैंड होंगे, मतलब वापस लौट के आएंगे उस पर्टिकुलर पोजिशन जो हम बोलते हैं क्रिटिकल पोजीशन, जहां से वो लौट के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में आयोनोस्फीयर को डिवाइड किया हुआ है, DE, F1, F2 ये लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, जो देखो लो फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज कर रहे हो, लो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो, तो जो डी लेयर है, डी लेयर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आई थी यहाँ से, ठीक है। और अगर अपन मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो ये ई लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आई थी है, TI हो जाता है इसका F, ठीक है। और अगर अपन F1 वाली लेयर की बात, यहाँ पे अगर अपन हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो F1 लेयर से थोड़ी सी और हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो F2 लेयर से, और अगर आपने वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यूज की है तो सारी लेयर्स को क्रॉस कर जाती है, फिर लौट के नहीं आती। मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सूटेबल नहीं है कि वेव आगे ट्रेवल कर रही है, वो मतलब एक तरह से उसका TI हो ही नहीं पाएगा, तो मीडियम को क्रॉस कर जाएगी, आयोनोस्फीयर को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, देखो हर जो डिफरेंट लेयर्स है बच्चों, इसके अंदर इन लेयर्स के अंदर जो आयंस की जो प्रेजेंस है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आयंस है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आयंस की डेंसिटी डिफरेंट होती है, और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो आयन डेंसिटी बच्चों मान लो Nmax है, ठीक है, आयन डेंसिटी मतलब यहाँ पे पर मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे Nmax है, तो उस पर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ट्रांसमिट होगी Nc, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी Nc का फॉर्मूला होता है Nc इज इक्वल टू 9 रूट ऑफ Nmax, इसकी हेल्प से अपन फाइंड करते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, Nc इज इक्वल टू 9 इंटू Nmax, ठीक है। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वहां से फिर लौट के आ जाएगी। ऐसे बच्चों ने समझा रखा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर एग्जांपल में एक पूछ रहा है, व्हाई FM ब्रॉडकास्टिंग एंड टीवी सिग्नल प्रोपगेशन कैन नॉट यूज स्काई वेव प्रोपगेशन। क्यों यूज नहीं करते बच्चों, क्योंकि स्काई वेव प्रोपगेशन सिग्नल में फ्रीक्वेंसी अब बताया था मैंने 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक यूज होती है, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यूज होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं कर सकते। बट बच्चों यहाँ पे इसमें टीवी सिग्नल में जो अपन यूज कर रहे हैं, FM में यूज कर रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ठीक है, मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की फॉर्म में आई थी। जब अपन ने पिछले पेज पे देखा था अपने टीवी सिग्नल में 54 से 894 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, FM के अंदर 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ पे आयोनोस्फीयर की तरफ सेंड करोगे वेव्स को, तो वो आयोनोस्फीयर को क्रॉस कर जाएंगी, लौट के आएंगी नहीं, इसलिए अपन FM का यूज नहीं कर सकते, टीवी सिग्नल का यूज नहीं कर सकते, आयोनोस्फीयर मतलब यहाँ पे स्काई वेव प्रोपगेशन में। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट इज स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम यूज करते हैं या तो सैटेलाइट का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, या फिर हम यूज करते हैं टावर एंटीना का, ठीक है। मतलब वन टावर हाई हाइट का एंटीना है, एक अदर हाइट का एंटीना है, तो हमें सिग्नल एंटीना से अनदर एंटीना तक हमें सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं, तो मतलब इसे बोलते हैं पॉइंट टू एक तरह से आई मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मतलब एक एंटीना से दूसरा एंटीना डायरेक्ट आई कांटेक्ट की फॉर्म में अगर आ रहा है तो वहां तक सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे इसके वाले उतार का ये किसके लिए सूटेबल है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, मींस 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक के लिए सूटेबल होता है। द स्पेस वेव कैन ट्रेवल थ्रू एटमॉस्फेयर फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना आइदर डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है एंटीना टू एंटीना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं, मतलब सिग्नल पहले सैटेलाइट तक सेंड किया, सैटेलाइट से फिर रिसीव किया, फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं दोबारा अर्थ पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं टीवी एंड FM में यूज कर रहे होते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे किस तरह यहाँ पे ये जो अर्थ ग्लोब है अपनी, यहाँ ये अर्थ ग्लोब सरफेस दिखा दी अपन ने,
ठीक है। यहाँ बच्चों इसमें कोई हाइट है, यहाँ पे इस जगह एंटीना है, कोई है इस जगह यहाँ पे कोई एंटीना है, वेरी हाई टावर है, तो अपन देखते हैं जगह टावर लगे होते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इस जगह तो इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें अर्थ ग्लोब की सरफेस पे, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ठीक है। इसके पर्सन के पास बच्चों कोई रेडियो है, तो यहाँ पे आराम से हम देख रहे हैं रेडियो पे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ये पर्सन इस सिग्नल को रिसीव कर सकता है आराम से, ठीक है। ये पर्सन इस सिग्नल को आराम से रिसीव कर सकता है, ठीक है। अगर पर्सन बच्चों यहाँ खड़ा हुआ है इस जगह, तो उसके पास सिग्नल नहीं आएंगे, केवल यहाँ तक सिग्नल पहुंचना है, इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने पर्सन है वो सारे इस सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ सब तक ये सिग्नल पहुंच रहे हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बट इस पॉइंट के बाद कोई पर्सन है, वो इस सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा, मींस ये सिग्नल जो है यहाँ से तक इस डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर पा रहे हैं ग्लोब सरफेस पे, मतलब पूरी ग्लोब के अराउंड, मतलब ये समझ लो कि इसको सेंटर मानते पर एक सर्किल ड्रॉ करें, सर्किल, ठीक है। इस सर्किल का जो एरिया है, जिसकी रेडियस सोचे यहाँ पे कितनी डी, इस डी रेडियस तक के एरिया में अपन यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। जितने भी पर्सन यहाँ पे सब जगह अवेलेबल है, सब जगह सिग्नल यहाँ पे रिसीव होंगे इसके, ठीक है। बच्चों ये डिस्टेंस जो डी होती है, ठीक है, ये डी का इस हाइट के साथ क्या रिलेशन है, देखिए डी और ये आर, ठीक है। यहाँ बच्चों यहाँ पे जो आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे आर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डी जो डिस्टेंस आपको दिखा रखी डिस्टेंस, ये डी इस एच के साथ इसका रिलेशन क्या है बच्चों, ये होता है डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RH, डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RH। इतनी डिस्टेंस तक हम यहाँ पे सिग्नल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, 2RH। ये डायरेक्ट हमें याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। वैसे इसमें डेरिवेशन कर रखा है, बट हमें डायरेक्ट याद रखना है, डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RH, ठीक है। ऐसे सोचो, अगर मान लीजिए अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल रिसीव नहीं हो पा रहे, इस जगह रिसीव नहीं हो पा रहे, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो एक अदर एंटीना होता, ठीक है, यहाँ पर एक अदर एंटीना, देखिए यहाँ पे इस तरह से सिग्नल इधर जा रहे हैं, ऊपर चले गए, हवा के अंदर चले गए यहाँ पे इस जगह। अब एक अदर एंटीना यहाँ पे ये है, अदर एंटीना, ये भी, इसकी भी हाइट काफी हाइट है, ठीक है, इसकी भी हाइट सफिशिएंट हाइट है, तो यहाँ पे हम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पे रिसीव। तो यहाँ पे अब देखिए डिस्टेंस ये D1 बोल दो, इसको डिस्टेंस D2 बोल दो, तो अब टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हम सिग्नल ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, D1 से लेकर D2 तक। बस ये तो क्या है, ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। अभी तो रिसीवर यहाँ पे इस पर्सन के पास में था, तो इसने केवल यहाँ तक डिस्टेंस तो रिसीव कर सकते थे, लेकिन अगर बच्चों हमारे पास एक हाई एंटीना, अगर रिसीविंग एंटीना काफी लार्ज है, इसकी हाइट H2 है, ठीक है, हाइट H1, ये हाइट H2, ये D1, ये D2, तो टोटल डिस्टेंस क्या जाएगी, डी टोटल अगर निकालें तो डी टोटल इज इक्वल टू, मतलब जहां से जहां तक अपन सिग्नल को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, तो D1 प्लस D2, तो D1 प्लस D2 करेंगे तो रूट ऑफ 2RH1 प्लस रूट ऑफ 2RH2, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो वो चीज समझाइए इसके अंदर, देखो एग्जाम्पल नंबर 48 में, ठीक है, D1 प्लस D2 बोल लो या DT प्लस DR कह सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 48 में कह रहा है HT इज इक्वल टू 20 मीटर, मींस ट्रांसमीटर एंटीना इसकी हाइट दे रखी है 20 एंड रिसीविंग एंटीना की हाइट है 45 मीटर। तो कह रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर लाइन साइड कम्युनिकेशन, ठीक है। लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन के लिए हम कितनी डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, पूछ रहा है आपसे। तो ये दो अप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हाइट हमें दे रखी है, तो सोल्व करने बन जाएगा 16 प्लस 24 दैट इज 40 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस तक हम सिग्नल पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 49, एग्जाम्पल 49 देखिए, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना देखिए 20 मीटर आपको दे रखी है, हाइट ये 20 मीटर हाइट दे रखी है इसकी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि डेंसिटी इन सिटी इज 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बोले पूरा एरिया बेटा, ये पूरा एरिया है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे ये मान लो पर स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना सा एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर, इसमें कितने लोग रहते हैं, इसमें है 500 पर्सन, इतने एरिया में यहाँ पे 500 पर्सन रहते हैं, 500 पर्सन रहते हैं इतने से एरिया में, जो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सन कैन यूज सिग्नल फ्रॉम दैट ट्रांसमीटर। तो आपसे कह रहा है कि इस ट्रांसमीटर से यहाँ पे कितने पर्सन इस सिग्नल का यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे डी, डिस्टेंस डी निकाल के फिर ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। इसकी सर्किल बन रहा है एक पाई आर स्क्वायर की हेल्प से, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई डी स्क्वायर की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, टोटल एरिया। टोटल एरिया हम देख रहे हैं यूनिट एरिया में कितने पर्सन है, 500 पर्सन, तो ये टोटल एरिया निकाल लेंगे, उस टोटल एरिया को इस नंबर ऑफ पर्सन इन यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया में कितने पर्सन प्रेजेंट है वो निकल जाएगा, मतलब उतने पर्सन यहाँ पे सिग्नल का यूज कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ किया हुआ इसमें, पहले डी टी निकाल लिया, वाला ये डी निकाल ली, डिस्टेंस ये आ गई 16 किलोमीटर। अब पॉपुलेशन अराउंड द ट्रांसमीटर निकालना है, तो पहले एरिया निकाल लो पाई डी स्क्वायर से, तो एरिया निकाल के उसको फिर 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यूनिट एरिया में कितने पर्सन है 500, तो दिस एरिया में, दिस कंप्लीट एरिया में टोटल पर्सन फाइंड करना है, तो इंटू 500 कर देंगे, तो आ जाएगा 401920, और इतने पर्सन सिग्नल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज अपन देखिए।
अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ तक तो बच्चों आपको पूरा समझा दिया मैंने, ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव प्रोगेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। सिंपल बच्चों, यहाँ पे नाम से चल रहा है वो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें एनालॉग सिग्नल का यूज हो रहा है, ठीक है, हम एनालॉग सिग्नल ही यूज करते हैं ओनली, उसे हम क्या बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड वो सिस्टम जिसके अंदर हम डिजिटल सिग्नल का यूज कर रहे होते हैं, डिजिटल सिग्नल 0101 की फॉर्म में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। सोचो डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन एक तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी है। स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाता है स्टार्टिंग में उसमें एनालॉग सिग्नल यूज होते थे, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल आप देखते हैं लगभग सारे चैनल्स जो हैं, जितने भी जो टीवी के अंदर चैनल्स आते हैं, चाहे वो स्टार प्लस हो, चाहे जी टीवी हो, चाहे कलर्स हो, सब में किसमें आजकल सारे तरह डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। सारे चैनल लगभग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें क्लियरिटी इंक्रीज हो जाती है, सिग्नल में नॉइज की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्लियरिटी इंक्रीज हो जाती है, वो सारी चीजें बच्चों मतलब क्वालिटी इंक्रीज होती है सिग्नल की, तो इसलिए हम यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी डिजिटल सिग्नल। तो चाहे देखिए एनालॉग सिग्नल के एग्जांपल क्या है, टेलीग्राफी, टेलीफोन, रेडियो नेटवर्क, टेलीप्रिंटिंग, टीवी नेटवर्क, ये सारे क्या है एक तरह से एनालॉग सिग्नल। अब टीवी नेटवर्क भी आप मेनली लगभग डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है, पहले स्टार्टिंग में वो एनालॉग था, ठीक है। और जो एनालॉग सिग्नल एग्जांपल क्या है, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जीपीआरएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सभी क्या है डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे वैसे हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं केवल एनालॉग मॉड्यूलेशन ही है, मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम ही पढ़ते हैं यहाँ पे अपने सिलेबस में, ठीक है। डिजिटल अपने सिलेबस में है ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें केवल एनालॉग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एनालॉग मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या देखिए इसके अंदर, मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन में, कंटिन्यू हाई फ्रीक्वेंसी वेव। अब बच्चों एनालॉग मॉड्यूलेशन मतलब अब मॉड्यूलेशन पे आ गए वापस अपन। मॉड्यूलेशन में क्या देखिए, मतलब एनालॉग का मतलब तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एनालॉग सिग्नल का यूज करेंगे, ठीक है। एंड मॉड्यूलेशन भी समझाया था मैंने, जब हमारा मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है, मॉड्यूलेटर की हेल्प से हम उसके अंदर कैरी वेव सिग्नल को आगे मिक्स करते हैं और फिर आगे सेंड करते हैं। एक्चुअल मिक्स नहीं करते, एक्चुअल होता क्या है, हम सेंड किसको करते हैं, कैरी वेव को सेंड करते हैं, बट एज इट इज सेंड नहीं करते। एज इट इज तो एक जो कैरी वेव है वो तो सिंपल एक कोरा कागज है, सिंपल प्लेन पेपर है, ठीक है। अब हम मॉड्यूलेटर में उस पेपर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और हमारा जो मॉड्यूलेटर है क्या करता है, उस पेपर पे हमारी प्रिंट करता है, उस पर मतलब उसको मॉडिफाई करता है उसके अकॉर्डिंग, हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग, फिर हम जो न्यू रिजल्ट निकल के आए उसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसको फिर हम आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे जो हमारा केयर सिग्नल जाता ट्रांसफर होता है, एक्चुअल में केयर सिग्नल ट्रांसफर होता है, बट वो डायरेक्ट नहीं, एज इट इज नहीं, मॉडिफाइड फॉर्म में आगे ट्रांसफर होता है आगे चैनल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कैरियर सिग्नल यूज कर रहे हैं वो कैरियर कौन सा यूज कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे हैं, कैरियर वेव जो है एनालॉग वेव है, ठीक है, उसे बोलते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन। और जो एनालॉग मॉड्यूलेशन 3 टाइप का होता है, ठीक है, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक फेज मॉड्यूलेशन। तो देखिए कैरियर वेव में जो 3 प्रॉपर्टी है, कैरियर वेव जो है कैरियर वेव जिसे हम सेंड कर रहे हैं 3 प्रॉपर्टी होती है, एक तो एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी और एक फेज। तो जो अगर हम यहाँ पे जो हमारा कैरियर सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड अगर हम चेंज करें किसके अकॉर्डिंग, हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसे बोलते हैं मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ऑडियो सिग्नल बोलो, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग हम किसको चेंज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव को चेंज करेंगे, एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब इसमें फेज एंड फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते, फेज एंड फ्रीक्वेंसी तो जो कैरियर वेव की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड फेज थे वो तो वही रहते हैं, बट केवल एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, हमारे डिजायर्ड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, उसको फिर हम आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें समझा रखा डायग्राम में जो मॉड्यूलेटर है एंड कैरियर वेव। तो चलो देखो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देखो, बस यहाँ पे देखो कैरियर 3-4 डायग्राम एक साथ दिखा रखे हैं। पहले तो कैरियर वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव अपन ने देखो शो कर रखी है इस तरह से, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो इस तरह से ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये कैरियर वेव इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ठीक है। और इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इसका एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ये हमारा मेन सिग्नल है, ये मेन सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। हम इसके एम्पलीट्यूड को इसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, कैसे वेरी करेंगे बेटा, तो जहां पे एम्पलीट्यूड लार्ज है, ठीक है, वैल्यू लार्ज है वहां पे एम्पलीट्यूड लार्ज करना है, जहां वैल्यू स्मॉल है वहां पे हमें एम्पलीट्यूड स्मॉल करना है। मतलब कुछ इस तरह से कि ऐसे बना सकते हैं ड्राइंग, ठीक है। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए, डॉटेड लाइन देखिए, फिर यहाँ पे क्या करो, ये सिग्नल इस तरह से ड्रॉ कर दो, सिग्नल ड्रॉ कर दिया,
ये सब अपन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ बच्चों इसमें यहाँ पे वैल्यू हाई है तो देखो यहाँ से तक एम्पलीट्यूड भी क्या होगा उसका लार्ज होगा, ये एम्पलीट्यूड लार्ज अपन ने शो कर दिया। अब जिसे वैल्यू कम होते आ रहा है, अब यहाँ पे वैल्यू सबसे स्मॉल होगा, देखिए एम्पलीट्यूड सबसे स्मॉल हो जाएगा इस जगह, एम्पलीट्यूड स्मॉल हो गया, फिर वापस एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या है बेटा स्मॉल है, यहाँ पे वैल्यू लार्ज है तो एम्पलीट्यूड लार्ज है। तो अभी जो वेव बन रही है ये वेव इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यू वेरी कर रहा है, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। और जो अगर फ्रीक्वेंसी ये क्या बनी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ये, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब जो अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू हाई है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई करनी है इस जगह, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी। और जो फिर यहाँ पे इस जगह ये वैल्यू कम होती आ रही है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, फिर आगे वापस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड फिक्स है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, अब क्या चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी, अब क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जहाँ पे वैल्यू लार्ज है फ्रीक्वेंसी भी लार्ज कर देंगे, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू स्मॉल है फ्रीक्वेंसी भी स्मॉल कर देंगे, वैल्यू स्मॉल फ्रीक्वेंसी स्मॉल, वैल्यू लार्ज फ्रीक्वेंसी लार्ज, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, मतलब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं हम इस हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग, और फिर इसको हम आगे सेंड करेंगे। ये तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो गई, और ये होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। ऐसे बच्चों फेज मॉड्यूलेटेड वेव का भी डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रखा, उसको भी लगभग कुछ ऐसा ही मान सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये तीनों वेव अपन ने पढ़ ली, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव एंड फेज मॉड्यूलेटेड वेव। तो मेन डेफिनेशन ये है कि एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेटेड वेव में किसको चेंज करना है एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, ठीक है, फेज मॉड्यूलेटेड वेव में फेज को अपन चेंज करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम मेनली हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे एम्पलीट्यूड, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो हमारी कैरी वेव है इसकी हम इक्वेशन का लिखते हैं EC इज इक्वल टू, ठीक है, EC इज इक्वल टू AM, EC इज इक्वल टू AM या AC साइन ओमेगा CT, ये इसकी इक्वेशन होगी। EC इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT, ठीक है, ये हमारी कैरियर सिग्नल, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसे बोलेंगे EM इज इक्वल टू AM साइन ओमेगा MT, ये हमारी कौन सी मॉड्यूलेटिंग वेव। और जो रिजल्टेंट वेव बन रही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है E इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा T ओमेगा CT, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी यूज कर रहे हैं हम, ओरिजिनल ऑफ कैरी वेव, फ्रीक्वेंसी तो वही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है इसलिए ओमेगा CT यूज करेंगे। अब A यहाँ पे क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो कि वेरी कर रहा है बार बार, देखिए वेरी कर रहा है, तो A यहाँ पे जो होता है A यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, देखिए इसकी वैल्यू AC प्लस AM साइन ओमेगा T, AM साइन ओमेगा MT, ओमेगा M इंटू T, ठीक है। फिर आगे ये साइन ओमेगा CT तो ही सही है, ये A यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको फिर हम आगे और सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलती है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दे रखी है यहाँ पे, इसमें ये होती है AC साइन ओमेगा CT प्लस AM/2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T प्लस AM माइनस AM/2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा T, इस तरह से वेव होती है रिजल्टेंट वेव। तो जो रिजल्टेंट वेव जो बन रही है इसमें देखो 3 फ्रीक्वेंसी काम में आ रही है, जो रिजल्टेंट वेव बन रही है मैंने शो नहीं किया यहाँ पे, इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज हो रही है ओमेगा C, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा C यहाँ पे यूज हो रही है फ्रीक्वेंसी नेट फ्रीक्वेंसी में, एक यहाँ पे इसमें हो रही है देखिए ओमेगा C प्लस ओमेगा M और एक ओमेगा C माइनस ओमेगा M, ठीक है, ओमेगा C प्लस ओमेगा M, ये 3 फ्रीक्वेंसी यूज हो रही हैं। इनके जो एम्पलीट्यूड हैं, इनके एम्पलीट्यूड हैं एन एम्पलीट्यूड, इनके जो एम्पलीट्यूड हैं देखिए ओमेगा C के लिए जो एम्पलीट्यूड हो रहा है वो तो AC यूज हो रहा है AC, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हो रहा है बच्चों AM/2, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये भी AM/2 है एम्पलीट्यूड, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई एंड ये एम्पलीट्यूड हो गए, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेव है ये रिजल्टेंट वेव, इसमें ये 3 वेव्स का कॉम्बिनेशन है, 3 वेव्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं कैरियर वेव, AC का मतलब यहाँ पे कैरियर से, ये तो कैरियर वेव को शो कर रहा है कैरियर वेव, ठीक है। ये ओमेगा C माइनस ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्मॉल आ रही है, माइनस हो रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं लोअर साइड बैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं लोअर साइड बैंड,
लोअर साइड बैंड इसे बोलते हैं हम अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई है, प्लस साइन यूज हो रहा है यहाँ पे अपर साइड बैंड। मिसाल पूछ रहे हैं कि लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना है, AM/2, अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड AM/2 और इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में हम देख रहे हैं तीन चीज का कॉम्बिनेशन होता है, किसमें, ये जो रिजल्टेंट वेव है इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है इसकी नेट इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये जो इसका एम्पलीट्यूड तो हम देख रहे हैं कितना बेटा, AM, इसका एम्पलीट्यूड AM है, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या बेटा, AC, इसका एम्पलीट्यूड AC। अब यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का इसका रेशियो ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, इसकी जो वैल्यू होती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स शो करता है बेटा अपने किस लेवल तक, किस डेप्थ तक यहाँ मॉड्यूलेशन किया है, किस लेवल तक मॉड्यूलेशन किया है, कितना बढ़िया मॉड्यूलेशन किया है, उसको बोलता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये वैल्यू होती है AC/AM/AC, AM/AC ये रेशियो है, इसको शो कर रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, AM/AC, दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब बेटा यहाँ पे जो इसमें देखो वैल्यू है, समझना बात को, यहाँ पे ये जो अपन है, ये जो ग्राफ यूज किया है, ये जो अपन ग्राफ यूज कर रहे हैं इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू शो हो रही है A मैक्स को, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस ये किसको शो कर रही है बेटा, ये शो कर रही है A min को, मिनिमम एम्पलीट्यूड को, मिनिमम एम्पलीट्यूड A min। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर यहाँ जो ये वैल्यू अपन यूज की है इसमें देखिए, ये जो मैंने कर्व बनाया था, ये कर्व, इसमें यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये जो शेप दिख रही है, ये इसको शो कर रही है AM को, ये AM को, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये AC को, मतलब ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, डॉटेड लाइन, ये लाइन सीधी जा रही है, डॉटेड लाइन है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की शो कर रही है AC को, ये AC को शो कर रही है, AC। ठीक है, तो यहाँ से AC एंड AM ये अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम देखें इसके अंदर, इसमें यहाँ पे आप देखो इस A मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, A मैक्स की वैल्यू, तो यहाँ से AM+AC के इक्वल है, एंड A min की वैल्यू क्या आ रही है, A min की वैल्यू इस पूरे A मैक्स, ये जो A मैक्स आपको दिख रहा है A मैक्स और ये A min। ठीक है, अब बेटा देखो ये भी AM दिख रहा है, यहाँ से इसको ये लिखेंगे, ये भी क्या होगा, AM ही होगा, AM। तो इस AC में से AM माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A min, और AM+AC करेंगे क्या आएगा, A max। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है, ये A max जो आपको दिख रहा है, A max कितना है यहाँ पे, A max इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज AC+AM, AC+AM, एंड A min यहाँ पे कितना बन रहा है बेटा, A min इज AC-AM, AC-AM। अब दोनों, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे, दोनों को ऐड करें एक बार और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो सोल्व करने पे आता है AM इक्वल टू यहाँ बनेगा A max माइनस A min बाई 2, A max माइनस A min बाई 2। ठीक है, एंड AC ये जो आएगा, ये आएगा A max प्लस A min बाई 2, A max प्लस A min बाई 2, ये आ जाएगी रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात पहले पड़ी, तो ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब बच्चों इसमें कुछ एक यहाँ पे जो ये म्यू इक्वल टू क्या है, AM/AC, यहाँ हम देखें AM फाइंड करेंगे तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, म्यू इंटू AC, AM इक्वल टू म्यू इंटू AC, ये बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 50, इसके अंदर यहाँ पे अपर बैंड लोअर साइड बैंड पूछे गए एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो म्यू इक्वल टू AM/AC लगा दिया, तो म्यू तो आ जाएगा AM/AC से, एंड साइड बैंड जो है जिसमें हम देख रहे हैं अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, ये ωc माइनस ωm, ωc+ ωm। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी f की फॉर्म में लिखते हैं इसको, f की फॉर्म में क्या लिखेंगे, FC+FM, FC, ये FC-FM और एक FC+FM में सिंपल अगर हर्ट्ज की फॉर्म में दे रखी वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट कर दो और एक बार ऐड कर दो। ऐसा बच्चा यहाँ पे इसमें A max एंड A min पूछा गया एग्जांपल 51 में, ये बता रहा है A max ये रहा AC+AM, A min AC-AM होता है। ठीक है, तो एग्जांपल 52 में यहाँ पे परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स से अगर अपन परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें, परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो हम क्या करते हैं, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 100% ही फॉर्म बन जाता है। ये मीन्स AM/AC इंटू 100%, ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मतलब इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ सकता है आपसे, या जो बैंड्स हैं इसके अंदर लोअर बैंड अपर बैंड, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, इनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, ये पूछ लेगा आपसे। या बच्चे यहाँ पे इस AM/AC वैल्यू गिवन है, AM max A min पूछ लेगा, या हो सकता है AM max A min गिवन हो, AM/AC पूछ ले आपसे,
ये पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 53, एग्जाम्पल 53 में फ्रीक्वेंसी पूछी ऑक्सीलेटर की। तो फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई रूट LC, तो पहले बताया था फॉर्मूला आपको, उसे निकाल लेंगे, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, वही डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है, फेज मॉड्यूलेशन में फेज किसका, कैरियर फेज चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसका फिर आगे मेरिट्स, मतलब FM एंड AM को कंपेयर कर रखा है, FM एंड AM को कंपेयर किया बच्चों। देखिए FM यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी है, AM यहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी वगैरह FM की बेस्ट होती है, ठीक है। FM की क्वालिटी बेस्ट होती है, बट न्यू टेक्नोलॉजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो और दूसरा इसका डीमेरिट्स कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। बढ़िया चीज तो क्या है कि इसमें क्वालिटी बेटर होती है, ठीक है, किसकी, FM की, ठीक है। क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि FM को हम ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकते। FM का यूज करते हैं कुछ फ्यू किलोमीटर रेंज तक के लिए ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। जबकि AM का यूज करते हैं वेरी लार्ज किलोमीटर डिस्टेंस तक, मतलब 100, 200, 300 तक किलोमीटर तक हम आराम से AM तक का यूज कर सकते हैं। काफी लॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग के लिए AM का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कंपेरिजन पढ़ लेना, किसी खास काम के नहीं पूछते एग्जाम में। उसका बच्चों फिर आगे यहाँ पे मॉडेम, ये मॉडेम समझा रखे हैं। मॉडेम कुछ नहीं है, एवरी एंड पर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर दोनों लगे होते हैं। जैसे बच्चों मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे वॉइस सिग्नल आगे, मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो मैं एज ए ट्रांसमीटर वर्क कर रहा हूं कि मेरे सिग्नल आगे ट्रांसमिट होंगे। और जब मैं सुन रहा होता हूं सामने वाली बात को तो मैं एज ए रिसीवर बात कर रहा हूं। तो मेरा जो मोबाइल है उसके अंदर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों है। ट्रांसमीटर है तो उसका मतलब मॉड्यूलेटर भी होगा, रिसीवर है मतलब डीमॉड्यूलेटर भी होगा। तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का जो कॉम्बिनेशन है उसे बोलते हैं मॉडेम, ठीक है। मतलब जब हम बोल रहे होते हैं तो वो मॉड्यूलेटर की तरह यूज करता है, ठीक है। और जब हम सुन रहे होते हैं तो एज ए डीमॉड्यूलेटर यूज कर रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन में बोलते हैं मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम मतलब MODEM, ठीक है, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, दोनों इसके अंदर होते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 वेज हैं वॉइस मतलब मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए। एक तो होता है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है बच्चों, सिग्नल केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट हो सकते हैं, ओनली सिंगल डायरेक्शन में ही सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं, उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड जैसे कि हम सिंपल देखें, जैसे कि बच्चों हम जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो माइक है यहाँ से बोल रहा हूँ, माइक से सिग्नल ट्रांसमिट आगे वायर के थ्रू आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। और किस में आ रहे हैं, एक तरह से जो स्पीकर है उसमें साउंड सुनाई दे रही है। अब तुम सोचो अगर तुम उल्टा करो, जो स्पीकर है उसमें तुम जोर से लाओ तो क्या यहाँ से साउंड निकलेगी क्या, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब यहाँ पे जो ये डिवाइस है उसमें डाटा केवल एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। हम स्पीकर में चिल्लाएं और वहां से हम सोचे कि सर हमारे यहाँ से साउंड सुनाई देगी सर को, ऐसा तो ही नहीं, इससे कोई साउंड थोड़ी निकलेगी। मतलब ये जो डिवाइस है ओनली कौन सा मोड यूज करिए, सिंप्लेक्स मोड, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा जा भी सकता है बट आ भी सकता है, बट वन टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन, मतलब कोई एक ही प्रोसेस यूज होता है, या तो डाटा जाएगा या डाटा आएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे अपन जो आप देखो वॉकी टॉकी एग्जाम्पल दिखाओ, वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी में एक डिवाइस में बटन होता है बच्चों, जब अपन उस बटन को प्रेस कर बोलते हैं, अपन बोलते हैं हमारे डाटा ट्रांसफर होते हैं, फिर हम, ठीक है, हम जब बोल रहे होते हैं तो उसको प्रेस कर लेते हैं बटन को, फिर हमारे डाटा हम जो बोलते हैं वो सिग्नल आगे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक। उस टाइम पे जो हमारी बात सुन रहा है उसने उस बटन को रिलीज कर रखा होता है, उसने रिलीज कर, हमने प्रेस कर रखा, अपने बटन को प्रेस कर रखा है, ठीक है, और उसको रिलीज कर। फिर अब जब मैं बटन को रिलीज करूंगा तो मैं बोलूंगा ओवर, ठीक है। ओवर बोलना मतलब कि मैंने बटन को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है, अब आप बटन को प्रेस करके अब आप उस चैनल का यूज करिए। अब आप यूज करोगे तो उस टाइम मैं केवल सुनूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो आप बच्चों आर्मी वाले जब भी यूज करते हैं ज्यादातर वो ओवर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये थोड़ा क्रिकेट गेम खेल रहा है जो एक ओवर खत्म होगा दूसरा ओवर फेंकने की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो ओवर का मतलब ये कहना चाहता है, वो सिग्नल देता है, ये बोलता है कि मैं अभी बटन को रिलीज करूंगा, अब आप इस चैनल का यूज करिए, अब आप बोलिए, ठीक है। उसका बच्चों फिर थर्ड है फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें एक साथ डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, कुछ भी। जैसे अपन मोबाइल में बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं बोल रहा होता हूँ, ठीक है, सामने तुरंत बोलता है तो मैं उसकी बात भी सुन सकता हूँ, मैं कंटिन्यू बोल सकता हूँ, वो भी कंटिन्यू बोल सकता है, दोनों एक दूसरे कंटिन्यू बात कर सकते हैं, वो फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक है। अब उसका फिर ये इंटरनेट में ईमेल, WWW, ई कॉमर्स, ई चैट, फैक्स, ये सब तो आप जानते हैं, नॉर्मल सी बातें, ठीक है। तो बच्चों ये अब यहाँ तक तो अपन ने पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और आपको मैंने काफी शॉर्ट में काफी सारी चीजें समझा भी दी हैं, इनको आपको पूरा मॉड्यूल से रेफर करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक अपना ये कम्युनिकेशन टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ तक कंप्लीट है अपन, ओके, बाद में मिलते हैं, ओके, गुड बाय।